हेलो दोस्तों। आज हम फिर जुड़ रहे हैं आपके साथ एक नई सीरीज लेकर, जिसमें साइंस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इस बार हम लोग जुड़ रहे हैं एक साइंस के 20 क्वेश्चंस के साथ में, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मेरे चैनल पे आए हैं, नए हैं अगर आप, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी दोस्तों इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए, जिससे मेरा भी मनोबल लगातार बढ़ता रहे। ठीक है, इस चैनल को आप गुरु ज्ञान 9297 से नाम से सर्च कर सकते हैं अपने यूट्यूब पर, और सबको शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग अपनी सीरीज में, जिसका नाम है साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में दिया गया है आनुवंशिकता के जनक कहे जाते हैं। तो आनुवंशिकता के जनक किसे कहा जाता है? आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है किसे? मेंडल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। कोशिका में पाया जाने वाला कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है। तो कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ कौन सा है? इसमें इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा डीएनए। हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जिसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा डीएनए। ठीक है, अब हम लोग अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ पहुंचते हैं। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पहला है रेनिन, दूसरा है टाइलिन, तीसरा है टेनिन और चौथा है रेजिन। तो इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसमें एंजाइम पाया जाता है बी ऑप्शन। ठीक है, टाइलिन पाया जाता है। हमारी जो लार होती है, जिससे हम लोग खाना पचता है, जिससे होमोग्लोबिन आपका मेजरमेंट होता है, तो उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? उसमें टाइलिन पाया जाता है। ठीक है, निम्न में से क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? मतलब वो यूनिवर्सल डोनर होता है, वो किसी को भी अपना रक्त डोनेट कर सकता है, दे सकता है ब्लड। तो उसमें कौन सा है, कौन सा रक्त समूह है? आपका ए का ऑप्शन है ए, बी ऑप्शन में बी, सी ऑप्शन में ए बी और डी ऑप्शन में ओ। तो कौन होता है? इसका डी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें ओ जो समूह है, रक्त समूह, वो सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया किस रुधिर में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो किस रुधिर में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए बी है, तो बी और सी का ऑप्शन ए बी और डी का ऑप्शन ओ। तो इसमें ये भी, फिर इस बार कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हुआ है, ओ ऑप्शन। ठीक है, इसमें ओ जो रक्त समूह है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? मतलब वो कितने दिन तक जीवित रह सकती हैं, उसमें पूछा गया है। जिसे लाल रक्त कोशिकाओं को WBC के नाम से भी जाना जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? RBC। इसे क्या बोलते हैं? RBC, रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? 120 दिन, ए ऑप्शन है आपका। 120 दिन तक RBC जीवित रह सकती हैं। मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। आपसे पीएच मान के बारे में एक मैं स्पेशल वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। पीएच मान बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। ठीक है, लगातार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आप पीएच मान के जितने भी अपलोडेड हैं, वो क्लास 10th के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा और पुलिस की आगामी भर्ती के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो सीरीज है, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पुलिस भर्ती के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और हाई स्कूल का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए जो ऑप्शनल बहुविकल्पीय पेपर होता है, क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने छोटे भाइयों के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, और जो भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस भर्ती है, RO ARO का कल एग्ज़ाम लगा हुआ है, उसकी भी तैयारी है, आगे पेट का एग्ज़ाम होगा, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो लगातार ये परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर
हम लोग 8 की तरफ पहुँचते हैं। रक्त में पाए जाने वाली धातु है, तो रक्त में पाए जाने वाली धातु है, तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे नियरेस्ट कौन सा है? ए ऑप्शन कैल्शियम, जिंक, बी ऑप्शन जिंक, सी ऑप्शन सोडियम, तो डी ऑप्शन लोहा। कौन सी धातु, मतलब लौह धातु सबसे ज़्यादा जो सबसे नियरेस्ट है, तो लौह धातु रक्त में पाई जाने वाली एक धातु है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पहुँचते हैं। सफ़ेद रक्त कण WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स का मुख्य कार्य है। क्या कार्य है? पहला ऑप्शन में आपसे दिया गया है कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना। बी ऑप्शन में दिया है O2 ले जाना मतलब आपका ऑक्सीजन ले जाना। सी ऑप्शन है आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। आपका मतलब ये है कि इसमें सी ऑप्शन में कि आपका इम्यूनिटी बूस्ट करता है, वो आपको रोगों से लड़ने के लिए आपको तैयार करता है, मजबूत करता है, तो वो WBC का ही कार्य है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों? इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की तरफ पहुँचते हैं। NOOH का सूत्र वाले रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है। तो NOH हो गया, तो पहले ही आप देख रहे हैं सोडियम इसमें लिखा हुआ है, तो आप समझेंगे कि ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं, कभी कभी हमें क्या होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। हम लोग इसमें से एक ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, जिंक ऑक्साइड, सी ऑप्शन है सोडियम कार्बोनेट, डी ऑप्शन मैग्नीशियम। तो मैंने इसमें आपको देखिए इसमें एक ऑप्शन और बढ़ा दिया है, उसका नाम है कास्टिक सोडा। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? कास्टिक सोडा हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पहुँचते हैं। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो वो मोस्ले साहब थे। किसने किया था? मोस्ले साहब। इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी। वो आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट सारणी होती है, बहुत याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी रहता है। तो आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया था? मोस्ले साहब ने दिया था। कहीं कहीं बुक्स में मेंडलीव भी दिया गया है, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, मोस्ले साहब ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पहुंच जाते हैं। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो इसमें पूछा गया जो आवर्त सारणी आपकी आधुनिक वाली है वो किस पे आपका निर्धारित है? तो हम ये किस पे निर्धारित है? वो परमाणु आयतन पर निर्धारित है। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की तरफ पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? सबसे ज़्यादा जो माइनस चार्ज होता है वो किसके ऊपर होता है, आपसे पूछा गया है। तो सोडियम पे होगा नहीं, ये Na होता है, Na+ होता है हमेशा। ठीक है, Na+ होता है। क्लोरीन जो है Cl- होता है। फ्लोरीन है F+O, हाँ फ्लोरीन है, वो फ्लोरीन है। फिर उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन पे कितने चार्ज होते हैं? माइनस। ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में बच्चों। तो ऑक्सीजन के आपको सबसे ज़्यादा इस पे किस पे होता है? इस पे ए ऑप्शन हो गया, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक चार्ज किसके ऊपर होता है? ऑक्सीजन के ऊपर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ पहुँचते हैं। उसमें दिया है साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? ये तो सबसे 6th-7th क्लास में बच्चे पढ़ लेते हैं। इसमें कौन है? सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? NaCl होता है, हम लोग सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, NaCl होता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ पहुँचते हैं जल्दी से। एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव हैं, मतलब एक परमाणु है, एक छोटा सा टुकड़ा भी लकड़ी का है या किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो होती हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, मतलब धनात्मक चार्ज। फिर इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन प्लस चार्ज। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ पहुँचते हैं। सूर्य और धरती के बीच के अनुमानित दूरी कितनी है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो अनुमानित दूरी है, अनुमानित है मतलब कोई निश्चित नहीं है कि इतनी ही होगी, तो अनुमानित दूरी जो है वो लगभग कितनी है? 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर, मतलब 14.96 × 10⁻7 किलोमीटर। अब अभी हम लोग का एक सूर्य मिशन जिसे आदित्य L1 कहते हैं, वो हम लोगों ने लॉन्च किया है अब भारत ने, और बहुत गौरव की बात है। हमारा देश लगातार विज्ञान के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, और वो अब लगातार इंसेक्ट आ रही हैं, बस फोटोज़ आ रही हैं लगातार। वो नए नए अपने रुझान देता रहता है, नए नए वो अपनी जो खोज कर रहा है
उसके बारे में जानकारियाँ एकत्रित कर रहा है, वो हमारे पास साझा कर रहा है। तो सूर्य और धरती के बीच की जो अनुमानित दूरी है वो कितना है, 14.96 इंटू 10⁻7 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ पहुँचते हैं। इसमें कहा गया है एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल नॉर्मिकल क्वेश्चन है, इसे हमें याद भी करना पड़ता है। तो ये दिया है ए ऑप्शन 10⁻10 मीटर, मतलब 10⁻10 मीटर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की तरफ पहुँचते हैं, मतलब 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ पहुँचते हैं। इसमें दिया है भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। तो भूकंप की तीव्रता मापने का जो इकाई होती है वो कौन सी होती है, वो होती है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या है कि भूकंप की तीव्रता और अवधि का पता लगाने के लिए हम सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। इस संयंत्र से धरती में होने वाली जो हलचल होती है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसके आधार पर गणितीय जो पैमाना हम लोग निकालते हैं उसे रिएक्टर पैमाने के द्वारा नापा जाता है। अगर गणितीय पैमाना आपसे पूछता है कि आप भूकंप तीव्रता की इकाई मापने की बात की जाती है, तो वो वहाँ पे आप रिएक्टर पैमाना लगाएंगे, आप रिएक्टर लगाते हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछता है कि आपको एक आपसे भूकंप की तीव्रता मापने की बात की जाती है किसी यंत्र द्वारा, तो सिस्मोग्राफ होता है। क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पहुंचते हैं। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसमें तो सबको याद ही होगा कि 8 मिनट में पहुंचता है। लगभग की बात की गई है, अप्रॉक्स में है। कहीं कहीं से आपको 8 मिनट 2 सेकेंड में दिखाता है, कहीं कहीं 7 मिनट 56 सेकेंड ऐसे दिखाता है। तो आप विचलित नहीं होगी, कहाँ ऑप्शन में मैक्सिमम यही होगा कि अप्रॉक्स 8 मिनट ही लिखा मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर हम लोग 20, इस सीरीज का सबसे आखिरी क्वेश्चन। हम लोग पहुंचते हैं अपनी तरफ, कहाँ पहुँचे, ताप का एसआई मात्रक है। तो हम लोग अब पहुँच गए हैं आखिरी क्वेश्चन, और हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे ये जो इकाई वाली बात है, इकाई लगातार आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा जाता है कि इकाई ऊर्जा की इकाई बताइए, और उसके बाद में बल की इकाई बताइए क्या होती है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ये आपसे लगातार पूछा जाता है पेपर में, ठीक है। ये क्या पूछा जाता है आपसे, आपसे लगातार पूछा जाता है कि बताइए ऊष्मा का, ऊर्जा का, बल का मात्रक बताइए आपका क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग किसके तरफ आ गए हैं, अब सबसे आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। और आखिरी क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि बताइए कि आप क्या एसआई का ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों हम इसमें केल्विन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें केल्विन होगा ताप का। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं कि एसआई का ताप का एसआई मात्रक होगा केल्विन। हम लोग ये जो मात्रक वाली एक सीरीज है, मैं इंपॉर्टेंट जो मात्रक पूछे जा रहे हैं लगातार पेपर में पूछे जाते हैं, उनकी एक सीरीज आपको अपलोड कर दूंगा। आप लोग सभी लोग तैयार कर लीजिएगा, पेपर में मैक्सिमम वही उन्हीं से आपसे पूछ लेता है, आप एकदम सॉल्व करके चले आएंगे, ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने आज 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विज्ञान के पढ़े हैं, जो दोनों परीक्षाओं के लिए, आगामी भर्ती पुलिस भर्ती के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद में हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम के जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलते हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी लोग इस चैनल को लगातार आप सब्सक्राइब करते रहिए, लगातार शेयर करिए, लाइक करते रहिए, और सभी के साथ में शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और बताइए कि आपको यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। आपको साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे, जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। लगातार मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। पेपर का टाइम बहुत कम बचा हुआ है, बहुत कम बचा हुआ है। लगातार मेहनत करनी होगी, जिससे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अपनी कमियां, अपनी अच्छाइयां आपको पता चलती रहेंगी। मेहनत करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। आप मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। सबको शेयर कीजिए, सबको सब्सक्राइब कराइए, और इस चैनल से बने रहिए। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों।